नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। खुश आमदीद बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब बाखैर होंगे। आज हम लोग अपने शामिल निसाब सबक नंबर 3 दूसरा अफसाना फ़रार पढ़ेंगे। तो आइए आज हम लोग अफसाना फ़रार की शुरुआत करते हैं और इससे मुतल्लिक तफसीली जानकारी हासिल करते हैं। तो आइए आज हम लोग अपने शामिल निसाब सबक नंबर 3 के तहत अफसाना फ़रार के बारे में पढ़ेंगे। इस अफसाना के अफसाना निगार डॉक्टर सैयद मोहम्मद मोहसिन हैं। आज के क्लास का हम लोगों ने जो मकासद तय किया है वो दर्ज झैल है। सबसे पहले हम लोग अफसाना कहते किसे हैं, अफसाना की तारीफ़ क्या है, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हल्की सी जानकारी इल्म नफ्सियात के बारे में भी लेंगे, चूँकि ये अफसाना का नौइयत नफ्सियात है। उसके बाद हम लोग अफसाना निगार का तारुफ़ पेश करेंगे, यानी अफसाना निगार के हालात ज़िंदगी पर हल्की सी रोशनी डालेंगे। और इसके बाद अफसाना में शामिल मुख्तलिफ़ किरदारों से मुतारुफ़ होंगे और फिर अफसाना का मरकज़ी ख़याल बयान किया जाएगा, यानी मुख्तसर में अफसाना का ख़ुलासा बयान होगा। और उसके बाद अफसाना फ़रार में अफसाना निगार जो कुछ कहना चाहता है उसको समझने में मैं आप लोगों की मदद करूँगा। और आगे अफसाना निगार के तर्ज़ बयान, तर्ज़ निगारिश और असलूब को समझने की कोशिश की जाएगी। और इसके बाद उर्दू इबारत को सही तौर पर पढ़ना, लिखना और समझना, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। फिर हम लोग मुश्किल अल्फाज के मानी से भी मुतारुफ़ होंगे और फिर आप सभी की ज़हनी सलाहियत को जिला देने की हद्दुल अमकान जहाँ तक मुमकिन हो कोशिश की जाएगी। तो आइए अब हम लोग अफसाना फ़रार के अफसाना निगार सैयद मोहम्मद मोहसिन के हालात ज़िंदगी पर रोशनी डालें। इनका नाम सैयद मोहम्मद मोहसिन, यौम पैदाइश 10 जुलाई 1910 ईस्वी, मकाम पैदाइश शहर पटना। इनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद। अब इनकी तालीम से मुतल्लिक़ हम लोग जानकारी हासिल करें। मैट्रिक इन्होंने 1926 ईस्वी में राम मोहन राय सेमिनरी स्कूल पटना से किया। इंटर 1928 ईस्वी में पटना कॉलेज से। बीए ऑनर्स मज़मून नफ्सियात में 1931 ईस्वी में पटना कॉलेज से। एमए नफ्सियात में 1934 ईस्वी में पटना यूनिवर्सिटी से। अब आइए हम लोग इनकी मुलाजमत से मुतल्लिक़ जानकारी हासिल करें। आर्जी तौर पर लेक्चरर हुए शोबे फ़लसफ़ा में पटना कॉलेज में 1938 ईस्वी में। मुस्तकिल तौर पर लेक्चरर हुए शोबे नफ्सियात में पटना यूनिवर्सिटी में 1948 ईस्वी में। फिर सदर शोबे नफ्सियात हुए पटना यूनिवर्सिटी में और मुलाजमत से सुबुकदोशी 1974 ईस्वी में हुई। यौम वफ़ात, इनकी वफ़ात 2002 ईस्वी में दिल्ली में हुई। अब हम लोग इन्होंने कौन कौन सी किताबें तख्लीक़ की, इनके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करते हैं। पहला, अनोखी मुस्कुराहट। ये उर्दू अफसाना निगारी की तारीख़ में बहुत ही अहम मुकाम रखता है। ये एक अफसानवी मजमुआ है। दूसरा है नफ्सियाती ज़ाविये, नफ्सियाती मज़ामीन का यह मजमुआ है। और
तीसरा है ज़ख्म के फूल, जो कि ये इनका शेरी मजमुआ है। तो बच्चों, हम लोग अफसाना फ़रार के मुख्तलिफ़ किरदारों से मुतारिफ़ होंगे। आप लोग जान ही चुके हैं कि शामिल निसाब अफसाना का नाम क्या है? फ़रार। बहुत अच्छे। और अफसाना निगार का नाम सैयद मोहम्मद मोहसिन। बहुत अच्छा। अच्छा, ये आप लोग को मालूम होगा कि अफसाना भी मुख्तलिफ़ नौइयत के होते हैं। कोई अफसाना रोमानवी होता है, कोई अलमिया होता है, कभी कभी कुछ अफसाने साइंसी मज़ामीन पर मबनी होते हैं, लेकिन ये अफसाना का नौइयत क्या है? नफ्सियाती। तो हम लोग नफ्सियात किसे कहते हैं? हल्की सी जानकारी मुख्तसर में ले लें कि इंसानी आदत व अतवार का मुताला यानी स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को नफ्सियात कहते हैं। तो ये एक नफ्सियाती अफसाना है। इस अफसाना में मुख्तलिफ़ किरदार शामिल हैं। तो आइए हम लोग इन किरदारों के बारे में जानकारी ले लें। पहला है महमूद। ये अफसाना का मरकज़ी किरदार है। पूरी कहानी का ताना बाना महमूद के इर्द गिर्द घूमता नज़र आता है। दूसरा है ज़ुबैदा। ज़ुबैदा कौन है? महमूद की मनकूहा, यानी महमूद का निकाह ज़ुबैदा से हुआ, यानी इसकी बीवी। तीसरा खालिदा। खालिदा कौन है? महमूद के कॉलेज में साथ पढ़ने वाली तालिबा, क्योंकि वहाँ मखलूत तालीमी निज़ाम था, को एजुकेशन था, लड़का और लड़की साथ पढ़ते थे। अगला है कमाल। कमाल महमूद का साथी है। फिर अज़ीम। अज़ीम कौन है? अज़ीम महमूद का दोस्त है जो कॉलेज में इनके साथ पढ़ते हैं। उसके अलावा इस अफसाना में महमूद के वालिद हैं और उनकी वालदा है, और महमूद के एक मामू जान भी हैं, जो कि महमूद जब यतीम हो जाता है तो वो मामू जान के यहाँ ही पनाह लेता है और वहीं इनकी परवरिश होती है। हम लोगों ने इससे पहले अफसाना फ़रार के मुख्तलिफ़ किरदारों से मुतारफ़ हो चुके हैं। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं अफसाना फ़रार का ख़ुलासा। आप लोग अपनी अपनी किताबें खोल लें और सबक नंबर 3 अफसाना फ़रार पर अपनी निगाह रखें। ये अफसाना फ़रार एक नफ्सियाती अफसाना है और इस अफसाने का मरकज़ी किरदार महमूद है। आप गौर करेंगे अपनी अपनी किताबों में तो देखेंगे कि अफसाने की शुरुआत मकालमा निगारी से हुई। महमूद की माँ, जो कि एक सख्त मिजाज औरत है, लहजा बड़ा तुर्श है, हर वक्त डांटती डपटती रहती हैं और गुस्से की हालत में रहती हैं। महमूद की परवरिश इसी माहौल में हो रही है। महमूद अपनी माँ से हर वक्त सहमा सहमा रहता है, हत्ता कि महमूद के वालिद यानी उनके बाप, वो भी अपनी बीवी से खौफज़दा रहते हैं। जब भी कभी महमूद की माँ महमूद से मुखातिब होती है तो ये बड़ा ही मनफेलाना अंदाज में माँ के सामने जाता है। माँ डपट कर कहती है, महमूद बुला अपने बाप को। महमूद डरा सहमा हुआ अपने वालिद साहब के पास जाते हैं। उनके वालिद साहब भी बहुत दबे दबे लहजे में, धीमे लहजे में अपनी बीवी से मुखातिब होती हैं, लेकिन बीवी का अंदाज़ बड़ा बेबाकाना, बागियाना तेवर, और जो उनका अंदाज़ है डपटने का, उसी अंदाज़ में अपने शौहर से गुफ्तगू करती हैं। अक्सर व बेशतर लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है और इसी माहौल में महमूद परवरिश पाता रहता है। एक वक्त ऐसा आता है कि जब महमूद की उम्र 10 साल की हो जाती है तो इनके वालिदैन का साया इनके सर से उठ जाता है। महमूद यतीम हो जाता है और इसके बाद महमूद की परवरिश उनके मामू जान के घर में होती है। उनके मामू जान माशी तौर पर यानी माली तौर पर तंगदस्ती का शिकार हैं, और जाहिर सी बात है कि जब मामू जान की माली हालत अच्छी नहीं है तो इसका असर महमूद पर पड़ना ही है। लेकिन महमूद एक मिसाली ज़िंदगी जीना चाहता है। वो इस नासाजगार हालात में भी जो एक बच्चे की
बच्चे का फितरी तकाज़ा होता है, उस सब चीज़ों को भुला देता है और एक मिसाली ज़िंदगी जीने के लिए हसूल तालीम में मशगूल हो जाता है। कहने का मतलब है कि बचपन का जो दौर, बचपन का जो तकाज़ा होता है, उससे उसे वो पूरी तरह से लुत्फ़अंदोज़ नहीं होता है, बल्कि एक संजीदा ज़िंदगी जीता है। और इसी तरह से वक्त धीरे धीरे गुज़रता चला जाता है। महमूद स्कूली तालीम मुकम्मल करने के बाद कॉलेज में दाखिला लेता है। कॉलेज में पूरे ज़ौक़ व शौक़ के साथ अपने तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाता है और जिस कॉलेज में महमूद पढ़ता है वहाँ मखलूत तालीमी निज़ाम है। मखलूत तालीमी निज़ाम किसे कहते हैं? को एजुकेशन, जहाँ लड़के और लड़कियाँ साथ साथ पढ़ते हैं। इनके सभी दोस्त उस खुशनुमा माहौल में अपनी पढ़ाई के साथ साथ और भी दूसरे तकाज़े को पूरा करते हैं और बड़ा ही खुशनुमा माहौल में वो लोग अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन महमूद सिर्फ़ अपनी तालीम हासिल करने के सिलसिले में ही लगा रहता है, उसे किसी और चीज़ों से कोई दिलचस्पी नहीं है। यहाँ तक कि लड़कियों से तो उसे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। उस तरह की महफ़िल में वो कभी जाना पसंद नहीं करता है। हालांकि अगर महमूद के जिस्मानी ख़द-ओ-ख़ाल को देखा जाए तो बहुत ही खूबसूरत है, हैंडसम है, स्मार्ट है और उसमें किसी किस्म की कमी नहीं है। यही वजह है कि कभी कभी उनके दोस्त उनको इस बात के लिए उकसाते हैं कि भाई तुम तो अपनी अहमियत को पहचानते ही नहीं हो। अज़ीम कमाल जो कि उसका दोस्त है, एक दिन वो इस बात के लिए उसकी हौसला अफजाई करना चाहता है कि भाई खालिदा तुम्हें बहुत ही पुरकशिश अंदाज में देखती है, लेकिन तुम तो उस पर कुछ ध्यान ही नहीं देते हो। लेकिन महमूद को इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन दोस्तों के उकसावे पर वो भी जोश में आ जाता है, कहता है कि चलो तो ऐसी बात है तो आज मैं भी तुम लोगों के साथ जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? नुमाइश में, यानी एग्ज़िबिशन लगने वाला था। और उनके दोस्त वादा लेकर चले जाते हैं कि ठीक है तुम्हें आना होगा। दोस्तों के जाने के बाद वो नुमाइश में जाने की तैयारी करता है। तैयारी मुकम्मल हो गई। नुमाइश में जाने के लिए वो घर से बाहर निकलता है। जैसे जैसे उसके कदम बढ़ते जाते हैं उस पर एक अजीब लर्ज़ा तारी हो जाता है, एक अजीब हिजानी कैफियत हो जाती है, यानी नफ्सियाती हालत उसके मुख्तलिफ हो जाते हैं। उसे यह ऐसा महसूस होने लगता है जैसे कि मैं कोई गुनाह करने जा रहा हूँ, और उसके कदम वहीं पे लड़खड़ा जाते हैं और फिर वह हॉस्टल की तरफ वापस आ जाता है। और उसके बाद उसे ऐसा महसूस होता है कि मैं एक शिकस्त खुर्दा इंसान हूँ। फिर उसे यह भी ख्याल आता है कि मैं दोस्तों को क्या जवाब दूंगा, मैंने तो वादा किया था। हालांकि बाद में उनके दोस्त आते हैं और पूछते भी हैं कि भाई तुम आए नहीं, तो इसने बहाना कर दिया कि मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी। दोस्त ये समझ जाते हैं कि इसको तो इस तरह के महफ़िलों से कोई दिलचस्पी ही नहीं है, और इस तरह से तालीमी सिलसिला बढ़ता है। एक वक्त ऐसा आता है कि महमूद मुकाबला जाती इम्तहान में हिस्सा लेता है। बड़ी मेहनत से उसका सिलेक्शन हो जाता है और वो डिप्टी कलेक्टर बन जाता है। जाहिर सी बात है कि आला ओहदा मिला है तो निस्बत की तो कमी नहीं होगी। मुख्तलिफ़ जगहों से महमूद के लिए निस्बत यानी शादी के लिए रिश्ता आने का सिलसिला शुरू हो जाता है, लेकिन महमूद को इन सब चीज़ों से कोई दिलचस्पी नहीं है। सैकड़ों फ़ोटोज़ आते हैं, वो उसे एक सरसरी अंदाज़ पर देखता है और रखता चला जाता है, और इस तरह से महमूद की ज़िंदगी खरामा खरामा गुज़रती चली जाती है। एक दिन महमूद जब अपने घर वापस आता है तो उसे एक अजीब एहसास होता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी कमी है। जब दीवार पर उसकी नज़र पड़ती है तो एक पेंडुलम पे नज़र पड़ती है तो उसे ऐसा लगता है कि इस घड़ी से जो टिक टिक की आवाज़ आ रही है, मेरी ज़िंदगी महज एक पेंडुलम वाली घड़ी बनकर रह गई है। फिर उसे इस बात का शदीद एहसास होता है कि हमारी भी अपनी एक खानगी ज़िंदगी होनी चाहिए। जैसे ही इस बात का उसे एहसास होता है,
तो वो अपने दोस्तों के सामने इजहार करता है। इजहार करना था कि दोस्त उनके फिर एक्टिव हो जाते हैं और रिश्ते की तो कमी थी नहीं। और फिर महमूद जो पहले जितने भी मंसूब आ चुके थे उन सभी फ़ोटोज़ को असर नौ बारी बारी देखना शुरू कर देता है। उसे इस बात का एहसास था कि अब तक तो ये जितने सारे फ़ोटो आए हैं ये इन सभी लड़कियों की कहीं ना कहीं तो शादी हो चुकी होगी, लेकिन तलाश करने के बाद उसी में से एक फ़ोटो को वो सिलेक्ट करता है, यानी इंतखाब करता है और दरियाफ्त करता है। तो मालूम हुआ कि यह लड़की अभी मतलब इनका मंसूब तय नहीं हुआ है। उस लड़की का क्या नाम है मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को, ज़ुबैदा। उसके बारे में जब मालूम होता है कि अभी इनका तालीमी सिलसिला जारी है तो मंसूब भेजा जाता है, मंसूब तय हो जाता है और महमूद से अक़्द भी हो जाता है, यानी निकाह हो जाता है। लेकिन रुख़सती नहीं होती है। रुख़सती के लिए ये शर्त रखा जाता है कि ज़ुबैदा की मैट्रिक के एग्ज़ाम का जब रिज़ल्ट आएगा तब इन्हें रुख़सत किया जाएगा। इस तरह से कुछ महीने गुज़र जाते हैं। उसके बाद महमूद के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आती है कि ज़ुबैदा का रिज़ल्ट निकल गया और वो इम्तहान में कामयाब हो जाती है। महमूद की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और उसकी खुशी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो मुसलसल 2 से ढाई महीने की छुट्टी वो लेता है और शादी की तैयारी ज़ोर और शोर से शुरू हो जाती है। बच्चों, आपने गौर किया होगा, अफसाना को आप लोग पढ़ रहे हैं, इसमें इन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है अफसाना निगार ने कि अपनी शादी की तैयारी में महमूद मुनहमिक हो जाता है। मुनहमिक का मतलब हुआ कि किसी काम को करने के लिए पूरी तरह से मशगूल हो जाना। तो अपनी शादी की तैयारी में वो मशगूल हो जाता है। एक वक्त आता है, शादी की तारीख़ करीब आ जाती है, बारात ले जाने की तैयारी चल रही है, बारात की सारी तैयारी हो जाती है और महमूद दूल्हा बनकर बारात लेकर ज़ुबैदा के घर जाता है। आप बच्चे, आप लोग भी शादी ब्याह में शिरकत करते हैं, आपके घरों में भी शादी होती है। आपने देखा होगा कि बारात किस तरह से धूमधाम से निकलती है और शादी ब्याह में किस तरह के रस्म व रिवाज होते हैं। बारात जब जाती है और उसके बाद एक वक्त आता है कि ज़नान खाने से ख़बर आती है कि भाई महमूद को कुछ रस्म पूरा करने के लिए ज़नान खाने में भेजा जाए। महमूद ज़नान खाने में भेजा जाता है। महमूद जैसे ही ज़नान खाने में जाता है और अपने चारों तरफ औरतों का जो हुजूम देखता है तो फिर उसे अपना बचपन का माहौल याद आने लगता है। उसकी माँ याद आने लगती है। उसकी माँ का क्या सलूक महमूद के साथ था, उनके वालिद के साथ उनका क्या सलूक था, वह याद आने लगता है। इन औरतों के दरमियान में सभी औरतें महमूद को अपनी माँ की तरह नज़र आने लगती है। ऐसा मालूम होता है कि हर औरत में महमूद की माँ का शबी नज़र आ रहा है और फिर उसकी नफ्सियाती कैफियत तब्दील होने लगती है, हिजानी कैफियत तारी होने लगती है, एक अजीब कसमकश का शिकार हो जाता है। चेहरे पर पसीने आ जाते हैं, कदम लड़खड़ा जाते हैं। महफिल में जो भी लोग मौजूद थे महमूद की इस कैफियत को देखकर घबरा जाते हैं। सब लोग आपस में चेमगोइयाँ करने लगते हैं और इसी हालत में महमूद गश खाकर गिर पड़ता है, यानी बेहोश हो जाता है। इस तरह के माहौल में जब औरतें महमूद के ससुर को खबर करते हैं, महमूद के ससुर आते हैं और फिर महमूद को होश में लाने की कोशिश की जाती है और इस तरह से महमूद होश में आता है, लेकिन उसकी शख्सियत जो है वो नामुकम्मल होकर रह जाती है। अफसाना निगार यहीं पर अफसाना को ख़त्म कर देते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि अफसाना निगार इस अफसाना के हवाले से क्या बताना चाहा। बच्चों, आप सब लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, अमली ज़िंदगी में यह देखते हैं कि माहौल का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे जिस माहौल में परवरिश पाते हैं उसका असर बच्चों पर देर पा
ता ज़िंदगी कायम होता है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों के साथ हमारा सलूक बेहतर होना चाहिए। महमूद के साथ क्या हुआ? महमूद ने जिस माहौल में आंखें खोली, माँ का सलूक जिस तरह से देखा, वही सलूक उसे ऐसा लगता है कि सभी औरतों का सलूक इसी तरह का होता है, और यही चीज़ उसकी पूरी ज़िंदगी पर, उसके दिलो दिमाग पर, उसके जहन पर नक्श होकर रह जाता है। तो अफसाना निगार सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब ने इसी नफ्सियाती कैफियत को इस अफसाना के हवाले से उजागर किया है। ये कोई बीमारी नहीं है। आमतौर पर होता है क्या है कि हम लोगों के एक्टिविटी में अचानक कोई तब्दीली आती है तो हम लोग कहते हैं कि पागल है। हालांकि अगर साइकोलॉजिस्ट से मिलिए, इल्म नफ्सियात के माहिर से मिलिए, तो वो कहते हैं कि वो पागल नहीं है बल्कि वो नफ्सियाती मर्ज़ का शिकार है। तो इस अफसाना में इसी नफ्सियाती कैफियत को अफसाना निगार ने बताना चाहा है। तो बच्चों, उम्मीद है कि ये अफसाना आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमसे फिर इसके बारे में दरियाफ्त कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। कोरोना वायरस का खतरा होगा कम जब हाथों को बार बार धोएंगे हम। साथियों, जब आपके हाथ गंदे हों, खांसने और छींकने के बाद, किसी भी सतह या वस्तु को छूने के बाद, शौचालय के इस्तेमाल के बाद, खाना बनाने, परोसने, खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। पानी को बर्बाद ना करें। हाथों को साबुन से मलते समय पानी का नल बंद रखें। हाथ धोते समय आप हाथ धोने के चरणों का पालन करें। पहले हथेली से हथेली, फिर हथेलियों के पीछे, अंगुलियों के बीच में, अंगुलियों के पीछे, अंगूठे के तले पर और आखिर में अंगुली के नाखूनों को अच्छी तरह धोएं। यदि किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं या अधिक जानकारी चाहिए तो अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सरकार के टोल फ्री नंबर 104 या 1075 पर संपर्क करें। बिहार सरकार और यूनिसेफ द्वारा जनहित में जारी। आज जब सूरज निकलता है तो देश में विकास के लिए हर दिन एक नया सवेरा लेकर आता है। दिन ब दिन भारत नई मंजिलों की तरफ अपने मजबूत कदम बढ़ा रहा है, और विकास के इन बढ़ते कदमों के साथ एक चीज और है जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, और वो है विकास में देश के सभी वर्गों की भागीदारी। आजादी से पहले देश में आर्थिक आजादी की नींव तब पड़ी जब सन 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई। तभी से लेकर आज तक देश की आर्थिक व्यवस्था को सशक्त बनाना एवं उसके लाभ जनमानस तक पहुंचाना ही आरबीआई का प्रमुख उद्देश्य रहा है। किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था तभी मजबूत होती है जब हर वर्ग विकास की राह पे कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, और इसी विकास की गंगा को घर घर पहुंचाने के लिए वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में आरबीआई ने भारत सरकार के साथ मिलकर कई क्रांतिकारी कदम उठाए ताकि बैंकिंग से वंचित रह गए जनमानस को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, और इनसे बहुत हद तक फायदा हुआ। लेकिन इन प्रयासों को वास्तव में गति तब मिली जब बैंकिंग के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का उदय हुआ। आरबीआई ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से बैंकिंग सुविधा को बढ़ावा देने के लिए बीसी मॉडल की घोषणा की, जिससे कमर्शियल बैंक्स द्वारा दूर दराज क्षेत्रों में बिजनेस करेस्पॉन्डेंट नियुक्त किए गए, और उससे जन्म हुआ कहीं भी कभी भी घर बैठे बैंकिंग का। इन बातों का असर कुछ यूं हुआ कि बैंकिंग पॉलिसी में एक मूलभूत तब्दीली आई। बैंकर्स का वित्तीय समावेशन को लेकर दृष्टिकोण बदला और उन्हें इसमें एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी नजर आई। एक तरफ टेक्नोलॉजी की मजबूत बुनियाद पे सभी 6 लाख गांवों को फाइनेंशियल सर्विसेज से जोड़ा जा रहा था। वहीं आर्थिक साक्षरता को बढ़ावा देते हुए गांव कस्बों में कैंप्स लगा लगाकर लोगों को बेसिक बैंकिंग से जुड़ने पर होने वाले लाभों की जानकारी भी दी जा रही थी। बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहकों की समस्याओं का भी पूरा ख्याल रखा गया और उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गईं। वित्तीय समावेशन मुहिम के बुनियादी ढांचे की रूपरेखा भी वक्त के साथ और बेहतर होती गई।
दशकों की मेहनत के चलते देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन का ढांचा अब एक विकसित रूप ले चुका था। वित्तीय समावेशन की कोशिशों को एक मजबूत साथ तब मिला जब देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 15 अगस्त 2014 के दिन देशवासियों के लिए एक अनमोल तोहफा पेश किया। इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। भारत सरकार की इस लोकप्रिय योजना को संपूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए ये जरूरी है कि खाताधारी इन खातों का प्रयोग करें। खातों के प्रयोग से ही जहां गरीबों को सस्ती बैंकिंग सुविधाएं मिलेंगी, वहीं बैंकों की आमदनी भी बढ़ेगी। फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम और PMJDY को मिलाकर पिछले कुछ वर्षों में देश में 35 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए। अब ये हम सब की जिम्मेदारी है कि ये खाते न सिर्फ ऋण, जमा, पेंशन, इंश्योरेंस आदि प्राप्त करने का एक माध्यम बने, बल्कि खाताधारियों के लिए तमाम सरकारी सुविधाओं का द्वार खोलने का कार्य करें। हमारे नौजवानों में उसके हाथ में हुनर हो, काम करने का अवसर हो, तो एक आधुनिक हिंदुस्तान खड़ा करने की उसमें ताकत हो। सर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लोन ले रहा हूँ, इस उम्मीद से कि मेरी स्किल मुझे कामयाबी दिलाएगी। क्यों नहीं, तुम्हारा खाता और तुम्हारा हुनर दोनों की कद्र होगी। लीजिए सर, मैसेज भी आ गया। बधाई हो। थैंक यू सर। हमारी कल और आज की कोशिशें रंग लाईं तो वाकई भारत का आने वाला कल बहुत सुनहरा होगा। बहुत कुछ किया जा चुका है, बहुत कुछ करने की मंशा है। आइए सब मिलकर भारत को अधिक समृद्ध और विकसित बनाने की राह पर साथ चलें। करेंसी नोटों की ये कहानी। हाँ सुनो बंधुओं करेंसी नोटों की ये कहानी। हो कहाँ से आया, किसने बनाया, किसने सजाया, किसने छपाया, तुम्हारे कैसे आया, कैसे आया। जो है सरकार का बैंक, जो है बैंकों का बैंक, जो है सरकार का बैंक, जो है बैंकों का बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक कहलाया, भारतीय रिजर्व बैंक कहलाया। मुद्रा स्थिर रखने की, सदा देश के हित में ही मुद्रा और ऋण के परिचालन की।
सदा देश के हित में मुद्रा और ऋण के परिचालन की प्रयत्न उनका रहता है। विकास में सबको शामिल करना, उत्पादन गतिविधियों के लिए रोजगार उन्मुख क्षेत्रों में ऋण प्रवाह हो निरंतर। सुनो बंधुओं, रिजर्व बैंक की यही कहानी। ओ सुनो बंधुओं, रिजर्व बैंक की यही कहानी। वित्तीय स्थिरता कायम रखना ध्येय है ये उनका, आपकी पूंजी सुरक्षित रखना लक्ष्य है ये उनका। वित्तीय स्थिरता कायम रखना ध्येय है ये उनका, आपकी पूंजी सुरक्षित रखना लक्ष्य है ये उनका। कीमतों को स्थिर रखने की हर कोशिश करते हैं वो, परिवार के भविष्य की खातिर निवेश कर सकते हो तुम, योजना बना सको तुम। सुनो बंधुओं, रिजर्व बैंक की यही कहानी। ओ सुनो बंधुओं, रिजर्व बैंक की यही कहानी। से जिम्मेदार बनाना, यही प्रयास है रहता उनका, वित्तीय समावेशन हो। बच्चों को वित्तीय रूप से जिम्मेदार बनाना, यही प्रयास है रहता उनका, वित्तीय समावेशन हो। देश के घर घर में न केवल बैंक का खाता खुले, किंतु खाते से जुड़ी वित्तीय सेवाएं मिले। पैसा भेजना, उधार लेना, सारी सुविधाएं मिले। विदेशी मुद्रा की जरूरतें पूरी कर सकते हैं, देश में बढ़े व्यापार और निवेश। दैनिक लेन देन के लिए कुशल व्यवस्था करना, यही है लक्ष्य उनका, यही है लक्ष्य उनका। सुनो बंधुओं, रिजर्व बैंक की यही कहानी। ओ सुनो बंधुओं, रिजर्व बैंक की यही कहानी। हाथों को मलमल के स्वच्छ करेंगे साबुन और साफ जल से। याद रखेंगे सुमन के एस सीधे हाथ साबुन मल के, यू उल्टे हाथ रगड़ रगड़ के। याद रखेंगे सुमन के। एम मुट्ठी के ऊपर हाथ फिरा के, ए अंगूठे के ऊपर गोल घुमा के। याद रखेंगे सुमन के। एन नाखूनों को हथेली पे चमका के, कलाई के पास छल्ला बना के। याद रखेंगे सुमन के।
स्वच्छ रखेंगे हाथ तो स्वस्थ रहेंगे आप। शीला, ऊंची कूद। मयूरी, लंबी कूद। सुनीता, लंगड़ी टांग। और रीटा, 100 मीटर दौड़। चलो बच्चों। अरे रीता चल, क्या हुआ? घर नहीं जाना? ये देख, मैं मर तो नहीं जाऊंगी ना? ओह, अरे बुद्धू, ऐसे कैसे मर जाओगी? मैं हूं ना। बस इतनी सी बात और इतना बड़ा मुंह फुला लिया। ये तो मेरे साथ भी होता है और इसके साथ भी। चल, रास्ते में सब समझा। अरे रुको 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 रुको, एक पहेली सुलझाओगी? तो कैसी सहेली है यार, इस हालत में भी पहेली? हाँ यार रुखसार, कैसी सहेली है तू? तू तो चुप ही करा। रीटा, जो तेरे साथ अभी हुआ कुछ समझ आया? नहीं तो हुई ना ये भी एक पहेली। देख, तू मेरी पहेली सुलझा तो तुझे ये पहेली भी समझ आ जाएगी। देखो, कैसा ये रिश्तेदार जो हर महीने आता, इसके स्वागत में हुलिया बदल जाता, जो इसे सुलझाएगी पहेली की सहेली कहलाएगी कहलाएगी। मेरे मामा हो सकते हैं। अरे नहीं नहीं, मेरी मौसा। नहीं। फिर कौन? चलो, तुम्हें ना तुम्हारी आंगनवाड़ी भाभी ही समझाएगी। हाँ चलो जल्दी। भाभी, इतना भी भाव मत खाओ ना, बताओ ना। अरे खीर थोड़ी है जो फटक से परोस दूं। अच्छा चलो, मैं अभी एक कहानी सुनाती हूँ, पहेली समझ जाओगी। तुम जैसी ही एक लड़की थी जिसका नाम था मालती। मालती रोज अपनी सहेलियों के साथ स्कूल जाती और हंसते खेलते घर वापस आती। एक दिन जब वह घर से बाहर ही नहीं निकली, तब माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटी? सिसकी लेते हुए मालती ने अपनी कुर्ती पर लगा लाल धब्बा दिखाया। माँ ने समझाया, अरे इसे कहते हैं महीना। ये वो रिश्तेदार है जो हर महीने आता और इसके पहले ही स्वागत में हुलिया बदल जाता। फिर मालती की माँ ने उसके हाथ में आईना थमाया और बोली, देख, चेहरे पर ये मुहासे, बढ़ती छाती, बगल के बाल और तेज बढ़ता कद। ऐसे बदल जाता है हुलिया? बाहरी बदलाव के साथ साथ शरीर में कुछ अंदरूनी बदलाव भी होते हैं। अंदर भी? समझाती हूँ। जन्म से ही हर लड़के के पेट के नीचे वाले भाग में अंदर की तरफ कुछ अंग होते हैं जिन्हें स्त्री प्रजनन अंग कहते हैं। इनमें से 2 अंग थैलियों जैसे होते हैं जिन्हें अंडाशय बोलते हैं। ये अंडाशय लाखों छोटे छोटे अंडों से भरे होते हैं। जब लड़की 9 से 10, 11 से 12 या 13 से 14 साल की हो जाती है ना, तब इन अंडों को घूमने का मन करता है। हर महीने एक अंडा किसी एक थैली में से निकलता है और एक अंडवाहिनी से होकर पहुंच जाता है बच्चेदानी यानी गर्भाशय तक। अच्छा सुनो, बच्चेदानी वो अंग है जिसमें गर्भ धारण होने पर बच्चा पलता है। बच्चेदानी के अंदर एक मोटी गुदगुदी परत बन जाती है ताकि अगर बच्चा ठहर जाए तो इस गुदगुदी परत में सुरक्षित रहे। यदि अंडाशय से निकलने के 2 दिन के अंदर अंडे का मिलन पुरुष के शुक्राणु से हो जाए तो गर्भ धारण हो सकता है।
लेकिन ज्यादातर ऐसा होता नहीं है। भाभी, क्योंकि मैं छोटी हूँ और स्कूल जाती हूँ, है ना? बिल्कुल सही, क्योंकि अंडे का मिलन पुरुष के शुक्राणु से नहीं होता, वो निकल जाता है और बच्चेदानी को परत की जरूरत नहीं रहती। इसीलिए ये खून की परत धीरे धीरे टूट के गिरने लगती है और बाहर निकल आती है। इसी प्रक्रिया को महीना कहते हैं। ओह, तो जो हर महीने निकलता है वो खून की परत है? और ये प्रक्रिया अलग अलग लड़कियों में 3 से लेके 7 दिन तक चल सकती है। देखो, ये महीना है और ये हर महीने आएगा और ये बिल्कुल आम सी बात है। बाप रे बाप, अब जाके जान में जान आई। मैंने तो सोचा था कि मैं मरने वाली हूँ। चलो, मरना तो कैंसिल, पर मैं दौड़ तो पाऊंगी ना? बिल्कुल। हवाओं में शोर है ये चर्चा, रोर है तेरे पंख है तैयार, ना रुकती तेरी अब रफ्तार, हौसलों में आ गई जा, तेरी ही जीत का है ये फरमान। ऐसी उड़ान लगा, पंछियों से आँख मिला, ऐसी उड़ान लगा, पंछियों से आँख मिला। पहेली की सहेली है तू, पहेली की सहेली, अरे पहेली की सहेली है तू। ये एक और पहेली। कल मैं सुलझाऊंगी। नहीं, मैं सुलझाऊंगी। मैं नहीं सुलझाऊंगी। अरे अरे क्या करी? अरे खींचो मत। देखो, हाथ बेचारा अपना काम करते करते खुद ही कोरोना वायरस बन रहा है। तुम मुझे 20 सेकंड दो, मैं तुम्हें इस वायरस से आजाद करूंगा। ये ले, ये भी ले। भाग जा, ये कोने कोने में ले, दफा हो जा यहां से। मैं जीत गया। मिलते रहना दिन में कई बार। नमस्कार, आप सभी लोगों का भारतीय रिजर्व बैंक पटना की ओर से हार्दिक स्वागत है। आप लोगों की अनुमति लेकर आज मैं आप सभी लोगों को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पहचान करवाता हूं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया। केंद्रीय कार्यालय वह कार्यालय है जहां गवर्नर बैठते हैं और जहां नीतियां निर्धारित की जाती हैं। 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका क्या है, आइए इसको जानते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक देश के विकास को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखता है। साथ ही यह बैंकिंग प्रणाली में लोगों का विश्वास बनाए रखता है तथा जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करते हुए आम जनता को किफायती बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराता है। देश की सर्वोच्च वित्तीय संस्था होते हुए यह न केवल विदेश व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाता है, बल्कि भारत में विदेशी मुद्रा बाजार का क्रमिक विकास करता है और उसे बनाए भी रखता है। मुद्रा जारीकर्ता के रूप में यह आम जनता को अच्छी गुणवत्ता वाले करेंसी नोटों और सिक्कों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराता है। भारतीय रिजर्व बैंक का पूरे भारत में 27 क्षेत्रीय कार्यालय तथा 4 उप कार्यालय हैं।
जिनमें अधिकांश राज्यों की राजधानियों में स्थित हैं। आप सभी लोगों को जानकर बहुत खुशी होगी कि आपके राज्य में भारतीय रिजर्व बैंक का एक कार्यालय पटना में गांधी मैदान के पास स्थित है। वह कार्यालय उपभोक्ता संरक्षण एवं वित्तीय जागरूकता हेतु समय समय पर विभिन्न पहल का आयोजन करता है। इस पहल के एक हिस्से के रूप में हमने इस वीडियो को डिजाइन किया है ताकि आप सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग को समझ सकें। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए सूचनात्मक एवं मददगार साबित होगा। आरबीआई कहता है सुरक्षित डिजिटल लेन देन आपके घर की सुरक्षा से किया जा सकता है। मतलब सब भाई बहन कक्का काकी को बतलाना है कि अब बैंक जाए के जरूरत नहीं है, अब घर से बैठकर बैंक का काम किया जा सकता है। समझे? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई कहता है सुरक्षित रहें, सुरक्षित डिजिटल लेन देन करें। इसको ऐसे समझिए आप लोग, ओटीपी जो लेन देन के समय आपके मोबाइल पर आता है उसको साझा नहीं करना है, उसको किसी को नहीं बताना है, चाहे वो घर के लोग ही क्यों ना हो। आप लोग अपने एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की जानकारी किसी को ना दें। अपने एटीएम कार्ड का नंबर नहीं बताना है किसी को, उसका जो पिन होता है वो भी नहीं बताना है। आपको एटीएम खुद जाना है, आपको खुद वहाँ से पैसा निकालना या जमा करना है, किसी और के भरोसे नहीं रहना है। आरबीआई कहता है अपना कार्ड सुरक्षित ढंग से इस्तेमाल करें। मतलब आपका बैंक कभी भी आपको फोन करके कार्ड के बारे में नहीं पूछेगा आपसे। अगर आपको कोई फोन करके डिटेल पूछता है तो समझ लीजिए वो सही आदमी नहीं है, ओकरा कुछ नहीं बताना है। ध्यान रखिएगा इस बात का। आप लोग कभी भी अपना पासवर्ड, पिन, ओटीपी, सीवीवी, यूपीआई पिन इत्यादि किसी के साथ शेयर ना करें। जैसे पहले हम बताए आपको, पहले के आप स्लाइड में देखिएगा, आपको बताए थे पासवर्ड के बारे में, पिन के बारे में, ओटीपी के बारे में। उसी तरह इसमें हम आपको बता रहे हैं सीवीवी के बारे में। हर कार्ड के पीछे, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, उसके पीछे एक मैग्नेटिक स्ट्राइप होता है काले रंग का। उसके ऊपर 3 अंक का एक सीवीवी नंबर लिखा रहता है, जिसको हम लोग इंटरनेट से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो उससे में हम लोग यूज़ करते हैं। उसको किसी को नहीं बताना है। कोई फ़ोन करके पूछेगा उसको नहीं बताना है। ऑनलाइन लेन देन के समय धोखाधड़ी होने पर तुरंत अपने बैंक को सूचित करें। इसका मतलब है कि आपको लेन देन में चौकन्ना रहना है। अगर फिर भी कोई धोखाधड़ी होता है तो तुरंत अपने बैंक में या बैंकिंग लोकपाल भारतीय रिजर्व बैंक पटना में लिखित शिकायत दर्ज करें। लिखित शिकायत करने पर आपकी समस्या का समाधान निश्चित होगा। ऑनलाइन बैंकिंग के लिए केवल सत्यापित, सुरक्षित और विश्वसनीय वेबसाइट और ऐप का ही इस्तेमाल करें। आप सभी लोग इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल जरूर करें। इसके लिए ध्यान रखना है कि ऐप का चुनाव सही हो, इसमें किसी से गुमराह नहीं होना है। आरबीआई कहता है
सुरक्षित डिजिटल लेन देन की शुरुआत होती है आपसे। डिजिटल लेन देन के समय क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका ध्यान जरूर रखना है। आप सभी लोगों को हमेशा सतर्क रहना है और दूसरों को भी सतर्क रहने की सलाह देनी है। डिजिटल भुगतान करें, सुरक्षित रहें। हम लोग सभी लोग को डिजिटल बनना है, डिजिटल का लाभ उठाना है, लेकिन साथ में सुरक्षित भी रहना है। हमेशा सतर्क रहें। आप सभी भाई बहन से एक और आग्रह है कि दूसरे लोगों के भी प्रेरित करना है कि वो डिजिटल लेन देन अपनाएं। बस, धन्यवाद।